नमस्कार, मैं आनंद सिंह रूबरू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं शास्त्रीय संगीत जगत के दो सितारे जिनकी चमक से पूरी दुनिया प्रकाशित है। संगीत साम्राज्ञी बेगम परवीन सुल्ताना और संगीत मार्तंड उस्ताद दिलशाद खान साहब। आप सभी का इस स्टूडियो में स्वागत है। अगर हम यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि षड्ज और पंचम, इस तरह हम आपका स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि दो अलग ध्रुव एक साथ जब मिलते हैं, दो अलग घराने जब एक साथ मिलते हैं, दो परिवार एक साथ मिलते हैं। यूं तो हिंदुस्तान में भाई और भाई मिलकर, बहन और बहन मिलकर गाते रहे, लेकिन पति और पत्नी का एक साथ मिलना जब पहली बार स्टेज पर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हुई तो आप दोनों का कैसा अनुभव रहा है कि जिससे पूरी दुनिया झूम उठी थी? नमस्कार, आदाब। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी। आपने हम दोनों को जो इज़्ज़त अफजाई की है, हमें बुलाया है स्टूडियो पे और हमसे इतनी अच्छे गुफ्तगू करने जा रहे हैं हम। बात ऐसी है कि हम दोनों में आज जो भी कुछ है, हम एक साथ हुए हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर म्यूज़िक, डिवाइन म्यूज़िक। बहुत कठोर परिश्रम एंड कठोर परिश्रम शास्त्रीय संगीत में हमें एक दूसरों को करीब लाया। फिर हम लोग गुरु शिष्य बने, फिर बाद में पति पत्नी बने और फिर एक साथ गाने लगे। हम लोग सोलो भी गाते हैं और जुगलबंदी भी गाते हैं। और ये जुगलबंदी के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने। कह रहे थे कि आप दोनों माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हो तो आप लोग दोनों मिल के क्यों नहीं गाते हैं। तो खान साहब ने और मैंने हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना कभी कभी हम लोग गा लेंगे। तो हमने ये परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान में जुगलबंदी पहले शुरू की थी, तो लोगों को बहुत पसंद आया था और हमारे हिंदुस्तान में भी लोगों ने कहा कि हम आपसे जुगलबंदी भी सुनना चाहेंगे। तो हम बीच बीच में गा लेते थे और इतना पॉपुलर होने लगा। हम लोगों ने टेलीविज़न पर और नेशनल प्रोग्राम जितने होते हैं और पूरे देश भर में संगीत सम्मेलन में गाया। और दूसरी बात है, फिर फ़ॉरेन से भी हमें बहुत रिक्वेस्ट आई कि आप लोग गाइए, जुगलबंदी का प्रोग्राम कीजिए। तो हम लोगों ने कम से कम 100-150 प्रोग्राम जुगलबंदी का, उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड में प्रोग्राम किया और बहुत बहुत अच्छा लोगों को लगा। उनका हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारा गाना उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे सारे जितने श्रोताएं हैं, सुनकार हैं, जो कि आजकल के दिनों में बहुत कम मिलता है, लेकिन हमें वो ज़माना मिल चुके थे, हमने देखा है और आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो उदीयमान कलाकार है, जो हमारे अभी का जो समाज है, जो संगीत प्रेमी लोग जो हैं अभी नए नए, तो हम उनको सबको इसी ज़रिए संगीत को घर घर में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। आप दोनों जब मिले, खान साहब से हम पूछना चाहेंगे, बोलिए। क्योंकि हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पहली मुलाकात संगीत से हुई और क्या प्रभावित कर गया, कौन सी बात ऐसी थी, कौन सा स बेगम जी ने लगाया कि आपके दिल को भा गया? बेगम का साथ से नहीं, रेडियो में मेरा प्रोग्राम था बॉम्बे, इनको पूछिए। हमारे एक शागिर्द थी मिसेस अनिमा रॉय, अभी नहीं रहे, उनके घर में वो थी, हमारा प्रोग्राम था। बोले ये कौन आदमी है, कौन गा रहा है, इतना टेक्निकल तैयारी और ऐसी आवाज़ किसकी है। बोले ये बंगाली है। उन्होंने विश्वास नहीं की।
तो उसके बाद हमारे साथ पहली मुलाकात हुई, आप हंसेंगे नहीं, इनको पूछिए। एक प्याला चाय से मुझे पूछा, मैंने शक्कर 1 चम्मच, फर्स्ट वर्ड हमारी मुलाकात 1 चम्मच शक्कर, उससे हमारे ज़िंदगी की शुरुआत। तो ये शुरुआत हुई एक चम्मच शक्कर, तो ज़िंदगी में मिठास घुल गई। बिल्कुल। और वो मिठास जब घुली, उसके बाद का सफ़र गुरु शिष्य का भी रहा, पति पत्नी का है। तो इसमें किस तरह से आप सिखाते रहे और किस तरफ से बेगम जी सीखती रही? देखिए, सिखाना एक भयंकर विद्या है, भयंकर, यानी बहुत मुश्किल। सबसे मुश्किल। अपने आप एक कोने में बैठ के रियाज करेंगे, आसमान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिखाना जो है ना, वो अपने दिमाग में ऑक्सफोर्ड चैम्बर्स डिक्शनरी होना चाहिए संगीत का। उस वक्त मैं इनको जब जिसको सिखा रहा हूँ, आई हैव टू कंप्लीट, मैंने वर्कआउट, कंप्यूटर वर्कआउट, इसके दिमाग में क्या क्या है, क्या कमज़ोरी है, क्या अच्छा आया है, कद शुरुआत है, कद स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये सब गुरु को देखना पड़ता है। सोच के फिर वी टेक द स्टेप्स। आप अपने दूसरे शिष्यों को भी सिखाते हैं, हर शिष्यों को ऐसे ही पत्नी को सिखाता सिखाते हैं, तो दोनों के सिखाने में क्या फ़र्क है? हूं। कोई फ़र्क नहीं, इसे पूछिए, कोई फ़र्क लोग नहीं। कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध कुछ इस तरह का होता है कि दोनों के चित्त मिल जाते हैं, मन बिल्कुल मिल जाता है। बगैर मन के मिले सीखना और सिखाना दोनों संभव नहीं है। तो बाकी शिष्य जो हैं, बाकी शागिर्द जो हैं, उनसे कैसे मन मिलता है, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, परवीन इट अ वेरी हाई स्टेज स्टैंडर्ड ऑफ म्यूज़िक, वो अकेली है हमारा, और कोई शागिर्द ऐसे नहीं है, और सारे हैं, लेकिन दे आर नोवेयर नियर हर इन टेक्निकल पर्सन, आई मीन क्वालिफिकेशन। सो इसीलिए all those students are much below, so treatment to them is much below, much less technically you have to, like in hospital you see, कोई कैंसर का जो बीमारी है, उसका दवा एक्सट्रैक्ट विल वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, और ऐसा ही आया है, पेट के गड़बड़ है, 2 दिन के बाद उसको निकाल देंगे। तो वैसी बात है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई ट्रीट देम इन ए डिफरेंट वे, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय उस्ताद। क्या होता है भाई साहब, मैं बताती हूँ आपको, क्या शिष्य ऐसे भी आते हैं जो शौकिया तौर पे सीखना चाहते हैं, कोई आते हैं कि उसको सीरियसली लेना चाहता है, कोई आते हैं उसको प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो गुरु अकॉर्डिंगली उनको वैसे सिखाते हैं। मैं बीबी हूँ, ठीक है, ये मेरा शौहर है, वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग जब म्यूज़िक रूम में बैठते हैं, जब मैं उनके साथ सामने बैठ के सीखती हूँ, उस वक़्त आई बिहेव लाइक ए स्टूडेंट, शिष्य, और उनको मैं ऐसे गुरु की तरह भक्ति करके, और वो भी मुझे गुरु की तरह सिखाते हैं। उस वक़्त हम ये नहीं जानते हमारा रिलेशन क्या है, क्या हमारा रिलेशन उस वक़्त एक ही होता है, वो है गुरु शिष्य, और मुझे उनसे सीखना है, विद्या लेना है मुझे, तो मुझे बहुत सीरियसली उनकी जानकारी सब लेके सीख के, फिर वो होमवर्क करके उनको सुनाना, उनसे पूछना कि मैं बराबर गा रही हूँ कि नहीं, कहाँ गलत हो रहा है, कैसा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। और अगर जब तक मैं आग्रह नहीं दिखाऊंगी, जब तक मैं जानने के लिए कोशिश नहीं करूँगी, तब तक गुरु भी सिखाने के लिए तकलीफ़ होते हैं उनको। हर गुरु शिष्य में ऐसा होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 2 बहन या 2 भाई, हस्बैंड एंड वाइफ, और इट इज़ नॉट लाइक दैट। सिखाते समय जो जैसा सीखना चाहें, जो सीख रही, क्योंकि आई एम ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, तो मेरे ऊपर मुझे वो जो सिखाएंगे वो तरीक़े अलग होता है, टोटली डिफरेंट। आपने जो शुरुआत की थी जी, अपने पिताजी से शुरुआत की थी सीखने की, पटियाला घराने के जी, तो उसका अनुभव बताएं कि उनसे जो सीखा और अपने हस्बैंड से जो सीख रही हैं, दोनों के सीखने का। देखिए, मैंने मेरे बीच में चिन्मय लाहिड़ी जी, शुरुआत मेरे अब्बा हुजूर जनाब इकरामुल मजीद साहब, अब्बा जी ने मुझे सिखाया शुरुआत में। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, सबको मालूम है, मुश्किल से 4-5 साल की थी। बहुत इम्पोर्टेंट, तो मेरे पिताजी कुछ कंपोज किया करते थे, गाते थे, कुछ करते थे। वो उस्ताद
गुल मोहम्मद खान साहब के शागिर्द थे, पाकिस्तान के। यानी वो पटियाला घराने के थे। वो लाहौर के रहने, उस वक्त पाकिस्तान नहीं हुआ था, हाँ। लाहौर के रहने वाले थे। तो उनसे मेरे अब्बा ने कलकत्ता में जाके, क्योंकि उन दिनों में वो पढ़ाई के लिए कलकत्ता रहते थे, उनसे सीखा उन्होंने काफ़ी। तो ऐसे उनसे उनके साथ पटियाला के सिलसिला शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कोई प्रोफेशनली गाना नहीं सीखा, मेरा प्रोफेशन, हम लोग ज़मींदार लोग थे, वो अलग थे। मेरे बाप कभी नहीं चाहता था कि मैं गाऊं स्टेज पे, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे शौक़ था मुझे सुनने का, मैं संगीत को बहुत प्यार करता था बिल्कुल। और मैं रिलीजन की तरह लेता था। बिल्कुल। तो मैंने उसको उनसे सीखा धर्म के अच्छी साथ। तरह से, धर्म के साथ। हाँ। तो और गुल मोहम्मद खान साहब ने बहुत प्यार से मेरे अब्बा को सिखाया। तो अब्बा से मैंने थोड़ा बहुत तालीम ली, लेकिन मेरे पहली तालीम पटियाला का ही था। अब पलटा बोलिए पटियाला का, आप पटियाला का गायन का शैली बोलिए, स्टाइल बोलिए, स्टाइल ऑफ सिंगिंग, सुर लगाने का तरीका, साफ आकार में गाना, अ नहीं, आ, सिर्फ आ। मेरे म्यूजिक रूम में मेरे अब्बा हुजूर एक ब्लैक बोर्ड में आ लिख के दिया करते थे, बोलते बेटा आकार होना चाहिए, जब तक आकार नहीं साधोगे तब तक संगीत नहीं, गाना नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, तो हमारे घराने में हम जिनको उस्ताद में उस्ताद नहीं आते उनका आकार के बादशाह थे। तो मैंने ऐसे मेरे अब्बा हुजूर से सीखा। फिर बाद में कुछ साल सीखने के बाद मेरे अब्बा ने कहा, देखो बेटा, अब मेरे से जितना भी हो सका मैंने सिखाया, अभी तुम इतना इंटरेस्ट ले रही हो, तुम प्रोफेशनली इसको लेना चाहते हो, तो आपको अच्छी तरह से किसी अच्छे गुरु के पास जाके सीखना पड़ेगा। माई लिमिटेशन वॉज अप टू दिस। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे संगीत आचार्य पंडित चिन्मय लहरी जी, काकू बोलते हैं हम प्यार से, बिल्कुल। वो बंगाल के हैं, लेकिन उनका ही पैदाइश लखनऊ में हुआ। और वो बंगला कम बोलते थे, उर्दू ज़्यादा बोलता था। और उन्होंने भी काफ़ी गुरुओं से सीखा था। बहुत पंडित लोग थे, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत उनका अच्छा काफ़ी इंसान नाम था, बहुत अच्छा इंसान था। और उनका कोई लड़की नहीं थी, तो उन्होंने मुझे लड़की मान के मेरे अब्बा को बोला, मैं ज़रूर, कहने के मजीद साहब आपने तो बिल्कुल तैयार करके बच्ची को लाई है, मैं क्या सिखाऊं उसको, आपने सब सिखाया। और सबसे बड़ी बात है, मालिक का इतना बड़ा दिन है, मालिक ने उसको इतना साथ दिया है, उसको बच्ची को इतना दिया है, मैं थोड़ा सा खाली उसको फ्रेम में लाने की कोशिश करूँगा, फिनिशिंग वर्क मैं करके दूंगा। लेकिन इतना अच्छा सिखाया उन्होंने मुझे, इतना प्यार से, अपनी बेटी की तरह। तब मैं मुश्किल से 6-7 साल की थी, मुझे गोद में लेके बिठा के खाना खुद अपने हाथ से पका के खिला के, यानी ऐसा परंपरा हम लोगों का था। ये रिलेशन हमारी गुरु शिष्य की थी। गुरुओं का प्रेम इतना होता है शिष्यों के प्रति, लेकिन और प्रेम उसी वक्त होगा अगर ऐसे शिष्य भी मिले। देखिए, ये नसीब की बात होती है। अगर गुरु मिलने के लिए भी, अच्छा गुरु होने के लिए भी नसीब चाहिए, ऐसे शिष्य मिलने के लिए भी नसीब होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके कुछ चीज़ें बाहर निकल के आते हैं। मैं इस बारे में ज़रूर कहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मालिक का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। उन्होंने मुझे ऐसे पिता दिया, ऐसे गुरु दी। फिर बाद में चिन्मय लहरी जी ने इनका हाथ पकड़ के मुझे कहा कि बेटा, मैं बीमार रहता हूँ, किस दिन मैं चला जाऊँ मेरा कोई भरोसा नहीं है। वो भी बहुत बीमार रहते थे, उनको हाई बीपी, हाई डायबिटीज़, और उसके बाद गाउट्स का प्रॉब्लम था, बहुत अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आज से तुम मेरी बेटी को संभालो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे वैसे लोगों के हाथ में चले जाए जो मैंने हमारे हाथ में दे रहे हैं, इसका मतलब है डिमोशन नहीं है, प्रमोशन है। हाँ, एग्जैक्टली। दूसरा आदमी हायर से तो नहीं। आपके हाथ में जब दिया, हाँ, घराना बदल गया। नहीं, घराना देखो, हम लोग घराना मानते नहीं, चिन्मय चाचा बिल्कुल नहीं मानते। घराना पर कुछ पूछना है। पहले मुझे ये पूछना है। 8 उस्तादों से सीखा है चिन्मय ने, उनको पूछी तो क्या घराना है। 8 उस्तादों से मेरे गुरुजी ने, चिन्मय लहरी जी वो ने घराना सीखा नहीं है। उन्होंने कहा बेटा, मैंने बहुत घरानों से, मैं जयपुर, आगरा, पटियाला, किराना, सब कुछ, ग्वालियर, मैंने बहुत उस्तादों से, 8 उस्तादों से सीखा है। तौर पर, हाँ, तकनीकी तौर पर, हाँ, घरानों के अलग-अलग घरानों को जब एक साथ एक मिलाते पहचान हैं, होता है, अलग होता है, सबका एक स्कूल है घराना। कुछ शैली की दिक्कतें नहीं होती गाते समय? नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। होती है, लेकिन जो सही उस्ताद है, वो आपको दिशा दिखाते हैं, वो दिशा दिखा देते हैं। तो घरानों का जन्म कहाँ से हो गया है? ये हमारे लिए बोलना कोई मुश्किल आंसर है। नहीं है। किराना 300 साल का पुराना, एक गांव से किराने से आए थे, नायक धन्नू ना, वो 70 नायक से 2 नायक हमारे किराने से। तो वो भी अभी वो हिंदू थे ही नहीं,
मुसलमान हो गए। क्यों हो गए हम नहीं जानते। मियाँ तानसेन भी हिंदू थे, राम तनु पांडे मुसलमान हो गए, उनके अपने हिसाब से हो गए। बाद में क्या हुआ आपको बताए थे कि गाना बजाना जो है, गाना और बजाना, इसमें जात धर्म ये गलत सोचना है। जो करते हैं ये गलत करते हैं। गाना जो है वो उसका कोई technical- जात नहीं जी, होता उसका है। जात नहीं है। आपने अपने संगीत गुरुओं से संगीत सीखा होता है। है, आपके गुरु उस्ताद NC मियां चक्रवर्ती, जमाता। NC चक्रवर्ती हम NC कभी भूल नहीं चक्रवर्ती। सकते। जी। वो चंदन नगर से आते थे, एक पैसा नहीं लेते थे। मैं साष्टांग पढ़ता था और मैंने बोला मियाँ कहने, मेरे गधा तू तो गवैया है, तो गाना शुरू कर दे, पग लगाने दे, माँ का उसका शुरू कर। तबला बजा के गा रहा हूँ मैं तबला सीखा ज्ञान प्रकाश घोष से पहले। तो फिर बाद में 16-17 के साल के उस स्पीड में तान कर बोले, तू कहाँ से सीखा है, तू किसने तुझे सिखाया है? रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, सलामत अली खान साहब किसको पूछिए, अफगानिस्तान में शादी के बाद हम लोग गए थे, मैंने गाया उनके साथ, स्टेज में उठ गए, अबे तू ये गाना कहाँ से सीखा है पूछिए। वो ऐसे बोलते थे ना। मैं हुजूर में आपको पैर में पड़ी, हुजूर आपको मैंने बचपन से सीखा। गुलाम अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, अनिल खान साहब एंड फैज़ अहमद नियाज़ खान साहब, ये मेरे 5 गुरु हैं। आप तो सुन सुन के सीखा है, ऐसा कोई नहीं सीखता है। तुझे किया है और बोले तूने ये राग गाया, हाय हाय हाय, हर राग तू ऐसा गाता है, हाय हाय हाय, ये तो फैंटास्टिक तारीफें इतने बड़े बोले, बुजुर्ग इतनी बड़ी उस्ताद। आवाज, बोले तू हर राग ऐसा गाता है। तो सलाम। तारीफ के साथ कभी डांट वाट भी पड़ी है क्या अपने उस्तादों की? Of अरे course। बाप रे, फैज अहमद खान साहब। हमने बोलो हमको बोल, पहले हमने उस्ताद के पास गया जब मैंने 17 साल की उम्र में, उनका एक उस्ताद फैज़ अहमद नियाज़ साहब का कलकत्ता में डोवरलैंड में कॉन्सर्ट था, यमन, 1.5 घंटे का यमन, मैंने सुना, राग यमन हाँ, गाया उन्होंने। मैंने बोला ये चेम्बर्स डिक्शनरी है, ख्याल का चेम्बर्स डिक्शनरी क्या है, मैं किसी के पास नहीं जाऊँ, ये मेरे उस्ताद है। दुनिया में कुछ गायकी के नहीं है, छोटा छोटा सब इनके पास है। उस दिन से मैं बन गया एकदम सीधा, जाके पैर पे पड़ा, बोले क्या करना है? तब बिहार खान साहब बैठे थे, ये इसका नाम है, कलकत्ते में इसको शैतान बोलता है। मैंने मुझे शैतान, मेरे कुछ भी सुनेंगे on the याद spot, कर लेंगे, या नहीं, बहुत on the spot इंटेलिजेंट reproduce, हैं। रिप्रोड्यूस उस स्थान को ऑन द स्पॉट मैं रिप्रोड्यूस करूँगा। तो बोला ये एक नेक्स्ट डे मुझे बुलाया, देखता हूँ तुम कितने बड़े पंडित हो, जो हारमोनियम में बजा रहे हैं मैं वो गा रहा हूँ। वाह, क्या बात है। 1 घंटे के बाद बोले तुम शैतान से कम हो, तुम्हारा दूसरा नाम, मेरा ग्रेटेस्ट अवार्ड, तुम्हारा नाम शैतान से कम है और कुछ सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, गुरुओं की जो इबादत है, गुरुओं की जो साधना रही है, वो नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है। जी जी। तो बेगम जी से हम पूछना चाहेंगे, हमने सुन रखा है आप अपने शागिर्द नहीं बनाती हैं, किसी को सिखाती नहीं हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई आपके साथ? सबसे बड़ी बात है टू टेल यू, मेरा खामियां जो है वो मैं आपको बता दूं। नहीं कोई खामियां नहीं है। क्या है, सिखाने के लिए इंसान को सबसे पहले धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। Yes. सिखाना, जैसे पहले खान साहब ने कहा कि कोई मामूली बात नहीं है। अरे बाप रे बाप, सिखाने के भयंकर लिए चीज़। आपको बहुत बहुत चीज़ें अपने काबू में लाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ पेशेंस, वो मुझ में नहीं है। एंड सेकेंडली आई एम ए वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। शॉर्ट टेम्पर्ड में स्टूडेंट को सिखाना नहीं होता नहीं है। सोचिए स्टूडेंट नहीं, और हस्बैंड भी हो। अच्छा, ये बताइए, आपकी बेटी शादाब, हाँ जी, वो कितना सीख रही है या आप सिखाने 4 हैं? साल तक वो भी गाती थी। मुझे उसने जो एक दिन में मुझे धराशाही कर दिया, बोला तुम किसी से कम गाते हो बाबा अब्बा। मैं किसी गवैये को धराशाही नहीं करने, मुझे 2 मिनट लगेगा मुझे। आई लिसन टू हिम और हर, आई नो द वीक पॉइंट्स, आई उसी जगह मैं ख़त्म कर दूंगा। तो बोलेगा तुम फिर हाउ विल यू do anything in your life when you see that your musicians who are 10 times your capability are getting higher awards? I kept quiet. हाँ साहब, क्योंकि- एक बात और जानना चाहेंगे। बोलिए। सीखने सिखाने के समय एक रियाज बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो रियाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का होता है? देखिए जैसे रियाज माने रियाज इज पर्सनल। एक सेकंड, आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे
एक फैट लेयर है। इसको कम करने के लिए पैर के एक्सरसाइज करेंगे, गलत है, उसकी ही करनी पड़ेगी। उसकी करनी पड़ेगी। इधर में मोटा हो गया, इसकी करनी पड़ेगी। तो वो सेंस जो जब होगा आपके दिमाग, जिसके दिमाग में है गाने बजाने का, वो ही सिखा सकता है। रागों से एक रिश्ता बन जाता है। एक मिनट में आपकी एक बातों की एक जी। जवाब मेरे देना बाकी हो गया, रह गया है। ये ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं सिखाती हूँ, मैंने सीखा है। 2-3 मेरी अच्छे शागिर्द हैं, कलकत्ता में हैं, दिल्ली में हैं, वो लोग माशाल्लाह अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका सीखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और क्या है, रटना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ रट के नहीं सीखा है। हमें गुरु ने कहा कि ये है, करो, तो हमने ऑन द स्पॉट किया है। वो इंटेलिजेंस और वो कंसंट्रेशन और उसमें जान डालना, ये बहुत ज़रूरी बात है। तभी आप सीख सकते हैं और ख़ुद को जानकारी लेके सिखा भी सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं, वो लोग बहुत प्यार से मुझसे सीखा, अच्छा सीखा। और दूसरी बात है कि मुझे समझा उन लोगों ने कि गुरु माँ को ये चीज़ नहीं पसंद है, गुरु माँ को ये चाहिए। अभी भी कभी भी खान साहब के इतने सारे स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी कभी मैं उन लोग को सलाह देती हूँ। मैंने कहा देखो, गाना बजाना सीख रहे हो, सब ठीक है, लेकिन ये खामियां भी तुम लोग देखने की कोशिश करो। हर चीज़ ऐसा नहीं सोचना है कि गुरु ही तुमको सबको बताएगा। तुम्हें भी कुछ चीज़ें उपलब्धि करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, गुरु को पूछना चाहिए। जी, आप कुछ अगर पाने डरे के लिए, रहोगे, कुछ पाने के लिए, हाँ। जैसे धरती प्यासी होती है और बिल्कुल, आकाश के बिल्कुल। बादलों से बूंदें जब टूट जी, कर जी। गिरती हैं, उसे जी, पी जी। जाती है और बांटती है। और मेरा एक बहुत ख्वाहिश ये भी है, मैं चाहती हूँ कि गरीब बच्चियाँ, ख़ास करके यंग गर्ल्स हु इज टैलेंटेड, हु इज़ वेरी टैलेंटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट। हाँ, जिनको वाकई में, यानी कम्स फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, ऐसे बहुत सारी लड़कियों को मैंने सिखाया है। वो 1-2 कर्नाटक के हैं, एक है संगीता और एक है संगीता सविता। मेरा गंडा बंद संगीता, हाँ। इससे सीखा था उससे। वो हाँ, मैंने शुरुआत की थी, फिर बाद में खान साहब को मैंने बहुत बोला मुश्किल कि इसको दिखाएं। समझाना है, लेकिन क्या है, वो ऐसा शिष्य भी मिलना चाहिए, हाँ। इतना प्यार से, इतना लगन से, मैं जो बोल रही हूँ समझ पा रहे हैं। और कभी कभी कोई शिष्य के साथ गुरु का मन मिल जाता है, गुरु खुश हो जाते हैं, तब जाके कोई शिष्य बाहर आती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती जी। है उसके पीछे। मैं पूरी यही तरह बात है। सहमत हूँ। इस तरह जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जी। अच्छा, जब ये करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं या रियाज करते हैं, जो सीखते हैं, तो उसके साधना के लिए कुछ दिनचर्या भी होती है कि सुबह, दोपहर, शाम? आप त्रिकाल रियाज की बात आपने एक बार कभी कही थी। हमारे हिसाब से तो इनको पूछिए, मैं एक जमाने 24 घंटा कभी मौका मिले मैं रियाज करता था। क्या है, हम लोग शिष्य लोगों को बोलते हैं, देखिए आजकल के जो ज़माने हैं, अभी इस वक्त दौर भाग की जो ज़िंदगी है, अभी लोगों को पास बहुत ही कम टाइम बहुत होता मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाई है, स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि देखो, सुबह का टाइम जो होता है, उस सबसे वक्त अच्छा है। ब्रेन भी आपका थोड़ा सा फ्रेश रहता है, रात भर आप सो के उठती हो, गला भी अच्छा रहता है। सुबह का रियाज बहुत फ़ायदेमंद होता है गले के लिए। सुबह का रियाज कीजिए, सुबह के टाइम पे। तो वो लोग जैसे कि अच्छा, सुबह के रियाज में जैसे ब्रह्म मुहूर्त का रियाज जी, है, बिल्कुल। राग ललित, उसके बाद पॉप फूट रहा है तो प्रभाती, उसके देखिए, बाद भैरव। रियाज ये- इनके में साथ मैंने ये जैसा सब- आपको कहा जी। ना, रियाज में सिर्फ राग नहीं होता है। अच्छा। पहले गला को बनाना पड़ता है। आप प्रभात में सुबह उठ के क्यों हम रियाज करने के लिए बोलते हैं? Excuse me, तब sir, आपका आप आवाज बोलेंगे बराबर आप रहते बिरयानी हैं। बना सकते हैं? बोले नहीं, पहले आप इसको आलू भाजी बनाना सीखिए, चावल बनाना सीखिए, दाल बनाना सीखिए, उसके बाद बिरयानी में आएंगे। सेम हियर। क्या आज भी आप उसी तरह केवल रागों का रियाज नहीं करते हैं? आज तो करते होंगे। नहीं, रागों का, लेकिन स्टेप बाय system, स्टेप, step जैसे by कहा है step, ना, step ऐसे एक दिन में आप छलांग नहीं मार सकते। एक लड़किया, उसको बोल दिया हमने, चलो राग दुर्गा गाओ, अरे बेचारी क्या राग उनके लिए दुर्गा मुश्किल गाएगी? होगा। लेकिन क्या है, बच्चों को सिखाने के लिए हमें भी बच्चा बनना पड़ता है। हाँ। और सिखाना पड़ता है। उनके जो साइकोलॉजी है, उसको देख के, समझ के हमें उनको सिखाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तब जाके
इसीलिए हम बोल रहे कि सुबह मॉर्निंग का रियाज इसीलिए करो, तुम मेंटली तुम फ्रेश होते हो, ताकत मिलती है, रेस्ट मिलता है। अच्छी तरह से रियाज करो, गला को साधो। जैसे गले की बात आप बार बार सुनिए, कहती हैं। गले के साधो, जैसे गला साफ होना बहुत ज़रूरी है। खरस का रियाज, गला को बहुत बनाने बड़ी के बात लिए है। खरस जब तक आप रियाज नहीं करोगे तब तक आपका गला ही नहीं खुलेगा, जी। ऊपर जाएगा ही नहीं आपके गला। तो कुछ कुछ बातें ऐसा नहीं है कि रात को मत रियाज करो, रात का भी कर सकते हैं आप। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो थोड़ा सा एडवांस स्टूडेंट होता है, हम उनको बोलते हैं सुबह अपने गले को साधो, अपने आवाज़ को बनाओ और शाम को राग लेके बंदिश ताल में, सुर में वो गाने की कोशिश करो। डिवाइड कर देते हैं जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अगर तुम्हें लगा कि इस राग में मैं थोड़ा वीक हूँ, थोड़ा और रियाज कर लो, फिर उसको गाने की कोशिश करो। बहुत It सारे goes like- प्रॉब्लम्स है। it's- प्रॉब्लम क्या है, it's- it हमारे goes साथ like that. स्टूडेंट्स है जो उसकी नौकरी है, करके कितना टाइम मिलेगा सुबह उठ के शाम के बाद, कभी कभी 10 घंटे का ऑफिस के बाद टाइम कहाँ है रियाज का। और थक जाते हैं। जी, दूसरी बात आप लोगों हाँ। की गले की बात, तो गले को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या खान पान का भी कुछ रिश्ता है कि ये नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, खट्टा देखिए, नहीं खाना मैं है, ऐसा भी हमेशा कुछ है? बच्चों को और सबको मैं यही कहती हूँ कि देखिए, भगवान का दिया हुआ अपना ये जो शरीर है, इसमें सब होना ज़रूरी है। खट्टा मीठा झाल मिष्टी जो भी होता है सब होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको अगर कोई चीज़ से, किसी चीज़ से एलर्जी हो तो उसको आप मत खाइए, खाइए। बाकी सब खाइए। दीदी, समय बहुत कम है, थोड़ी हाँ। सी जानकारियाँ और जी, चाहिए हमको जी कि आप असम से हैं जी। और वहाँ बड़ी सुंदर वादियाँ हैं, बहुत सुंदर जंगल हैं, अच्छी नदियाँ हैं, झरने हैं और पुष्करणी हैं। वहाँ का जो लोक संगीत है, लोक संस्कृति है, उससे कितना जुड़ा हुआ महसूस अरे करते हैं? बाप रे, मैं तो आसाम तो मेरी माँ है, वो मेरी जन्मभूमि है, और महाराष्ट्र मुंबई वो मेरी कर्मभूमि है। तो मैं अपने जन्मभूमि को कैसे भूल सकती हूँ, वो तो मेरी जान है। मैं वहाँ अभी भी मैं चली जाती हूँ। हमारे जो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, इतने खूब, हवा भी गाती है, वाह, क्या बात हवा है। में संगीत है क्या वहाँ बात पे। है। हर लोग सुरीले हैं, वेरी ब्राइट। आप जैसे जब सुरीला बन जाते हो तो आपके आप में अखलाक बहुत आ जाते हैं। अगर सुलेरा है ना आप, मतलब आप हैव गॉट म्यूजिक इन यू, यू कैन Yes. सिंग। वहाँ Yes. का त्योहार बिहू बिहू होते हैं आपको हमारे। कितना आकर्षित हाँ, करता है? क्या हाँ जी। करती हैं जब बिहू का समय होता है तो? हम लोग बहुत नया कपड़े पहनते हैं, नया खाना बनाते हैं, तरह तरह के हम लोग बोलते हैं मिठाइयाँ, जो हम लोग पीठा बोलते हैं, पीठा, वो तरह तरह के मिठाई का प्रकार होते हैं, वो हम लोग बनाते हैं। नया चावल आता है खेत से, उससे हम करते हैं। गाय को धुलाते हैं, उनको खाना देते हैं, खेत में जाते हैं, उनके पूजा करते हैं, उनको सलाम करते हैं। हम दुआएं मांगते हैं मालिक के सामने, उस मिट्टी पे बैठ के 2 रकात शुक्राना की नमाज़ पढ़ते हैं कि भगवान आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें ये दिन दिखाया। इतनी खूबसूरत जगह इतनी ये हमारी अच्छी मत्री खाने की बातें आप कर रही हैं और ये लजीज पकवान आप बनाती भी हैं? जी, मुझे बहुत शौक है। फैंटास्टिक कुक। मुझे बहुत शौक है हमारे बनाने का। उस्तानी अम्मा जी और हमारे सास अम्मा, ये दोनों टॉप मोस्ट कुक थे। खुद खाती भी हूँ, बहुत अच्छा पसंद है, जवाब खिलाती नहीं, भी हूँ जवाब और नहीं। बनाती भी हूँ। मुझे बहुत शौक है। या दीज आर माई हॉबीज़, आई लव देम। और खाना में पकाती हूँ गाना सुन सुन के। ये मैं- खाना और गाने दोनों का रिश्ता हाँ, अजीब है। बिल्कुल। अब हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ अलग से आप कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी हैं, हमारे जी। देश के यूथ हैं, जी। आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कि वो किस तरह से संगीत जगत में, लोग ये कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत कहीं पिछड़ रहा है, कहीं खो रहा है, तो आप क्या कहेंगे बिल्कुल सही जिससे है। वो मुझे इंस्पायर भी उसका डर है, मुझे भी डर है इसका। लेकिन इस बात में मैं आपके साथ सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वही लोग घबराते हैं जो सही काम नहीं करना चाहते, यानी रियाज नहीं करना चाहते हैं। अरे क्लासिकल गाना गा के क्या होगा, मैं गा ये के थोड़ा डर सा है। वो डर के लिए बोल रहे हैं, ऐसा डर। कुछ नहीं है। देखिए, शास्त्रीय संगीत अगर आप नहीं सीखोगे, आप ग्रामर नहीं जानोगे, तो आप क्या लिखोगे? आप आप मुझे अगर बताइए, नेस्फिल्स ग्रामर नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी क्या सीखेंगे क्या आप? सीखेंगे आप? संगीत के एक वाक्य में सिर्फ कह दीजिए हाँ, कि हमारे देश के यूथ शास्त्रीय संगीत के प्रति किस तरह से समर्पित हो जाएं ताकि हमारा ये संगीत व्याकरण उच्च नहीं कोटि तक जाने तो पहुंचे। संस्कृत नहीं जान सकते हो, हिंदी नहीं जान सकते हो, बंगाली नहीं जान सकते हो, अंग्रेजी नहीं सकते। व्याकरण मस्ट, इट इज ए मस्ट, डबल और मस्ट। दूसरी बात है, अभी हमारे यूथ जो है ना, मैं तो बहुत जगह प्रोग्राम करते हैं हम लोग पूरा वर्ल्ड में,
यूथ हमारे संगीत को अपना रहे हैं, बहुत सीखने लगे हैं। आप कभी भी किसी के घर में जाइए, बच्चों को भी पूछिए, उनको आज से लेके 30 साल 50 साल पुराना गाना ज़्यादा पसंद है अब के गाने से। पुराने गाना ज़्यादा, जो कि राग के ऊपर बनता था, बने हैं, जो बहुत मशहूर कलाकारों ने बना के गया है, जैसा नौशाद साहब है, मदन मोहन जी है, एस.डी. बर्मन है, आर.डी. आप बर्मन फिल्मों है। में गाई हुई हैं, कुछ एक गुनगुनाएंगे? नहीं, गुनगुनाना अभी मुझे मत बोलिए, मैं नहीं गुनगुनाऊंगी। मैंने गाए हैं ऐसे लोगों के साथ, मैंने काम किया है, मेरे ये सौभाग्य है, उन्होंने मुझे वो इज्जत अफजाई की है। दूसरी बात ये भी है कि उनको मालूम है, वो शास्त्रीय संगीत जानते थे बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए हो गया। गाने एक एक ऐसे उन्होंने पेश किया है लोगों के सामने। आज हमारे बच्चों को वो गाने भी बहुत अच्छे, उनको मालूम हो गया है। जैसे लता जी कहते हैं कि अरे मेरा गाना मत रट के गाया करो, रट के गाना नहीं होता। आप अपना खुद का पहचान दिखाइए, आप खुद अपना गाना गाइए। आप अपने गुरु से क्या सीखा है, गुरु ने क्या आपको बंदिश सिखाया, वो बंदिश मुझे आप गा के सिखाइए। ये आजकल जितने नए नए शोज़ वगैरह आ रहे हैं, उसमें लोग सब लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दादा, हेमंत दादा, इन लोगों के म्यूज़िक गाते हैं। मैंने एक फिल्म में ये बदतमीजी की थी, फिल्म में उनकी म्यूज़िक दी थी उस्ताद से परमिशन लेके, उसमें मुझे 6 अवार्ड्स मिले। बधाइयाँ, आज तक- उस दौर की बधाइयाँ आपको। नहीं, दौर से अवार्ड नहीं आता है, क्योंकि मैंने उसको वो उस रिकॉर्ड को इत्तेफाक से, मेरा दोस्त था पंचम, मैंने उसको कैसेट भेजा था, मुझे 12 बजे रात को चश्मदार, हाँ, हमारा यार ये तो ऐसा गाना बनाता है। हम ठीक है भाई, तू क्या कर रहा है? सुबह फोन कर, कितना बजे? 7 बजे फिर फोन करता है। क्योंकि ये लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो- सन जेवियर्स कॉलेज में कलकत्ता में पढ़ते थे। मैंने बोला क्या था, सुना, बोल भाई यू आर समथिंग लाइक नहीं, बीथोवेन मोज़ार्ट है। जिंदगी में इतना बड़ा अवार्ड किसी ने नहीं दिया मुझे। नेक्स्ट फिल्म में हम दोनों उसमें गाएंगे, तुम दोनों खाली गाओगे ओनली ऑन क्लासिकल म्यूजिक, आई एम गोइंग टू मेक दिस म्यूजिक। तो मेरा कहने का मतलब, आजकल के यूथ, आजकल के बच्चे, समाज शास्त्रीय संगीत ले रहे हैं, फिर से सुन रहा है, फिर से वो दौर आ रहे हैं। अब बच्चे देखिए घर घर में गाना गा रहे हैं। लेकिन वो देखिए उसमें वो प्रोसेस है, अब ABCD से शुरू करोगे तब आप जाके CAT, CAT एंड नेस्फिल्स ग्रामर में पहुंचोगे। एग्जैक्टली, सीखना बहुत रातों रात जरूरी है। जंप करके नहीं जा सकते। हाँ रट साहब, के नहीं आपसे होता है। आपसे हम इतनी बात कर रहे हैं, मुझे ये प्यास और बढ़ रही कि और सुनते रहें, और गाना तो टाइम खैर होएगा, प्यास हाँ। बढ़ाती रहती है। वक्त भी हो गया है एक काफी। बात और जानना है, बोलिए। कि आज आप इस ऊंचाई पर हैं, इतना अर्जित किया और इतना वितरित किया, विद्यार्थियों को, संगीत प्रेमियों को इतना कुछ दिया है आपने, आपके मन में किसी और ऊंचाई को छूने की इच्छा बची हुई है? नहीं, हम ऊंचाई नहीं देखते, अपना संगीत को प्रचार स्टैंडर्ड करते देखते हैं। हैं, स्टैंडर्ड देखते हैं। हाँ, उस्ताद के बोले ये ऊंचाई है ना, इसके ऊपर भी स्पेस है, तुम ऊपर चले जाओगे उसके ऊपर भी स्पेस है, तो ऊंचाई की कोई डेफिनेशन नहीं है। बेगम जी, हाँ साहब, आप लोगों ने इतनी सारी बातें बताई, और हम तो देखते रहते हैं, दर्शक श्रोता आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, उनकी बार बार मेहरबानी है। उनकी मांग होती है, इतना सुंदर संगीत लोगों तक पहुंचता रहे, और आप दोनों साथ मंचों पर आएँ, ये कामना करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी दी, अपने अपने जीवन के पन्ने पलटे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू Thank जी, you. थैंक यू। नमस्कार, हमारे तरफ से भी नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।